हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL। आज 12 दिसंबर है, दिन शनिवार है। आज की हमारी पहली न्यूज़ है। रेलवे में 1.40 लाख पदों को भरने के लिए 15 से परीक्षाएं। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल से रुकी भर्ती प्रक्रिया को रेलवे फिर से शुरू कर रहा है। रेलवे के लगभग 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही है। महामारी से बचाव के उपायों के साथ 3 चरणों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कराई जाएंगी। इन पदों के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फेस मास्क को अनिवार्य बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के मानव संसाधन निदेशक आनंद के खाती ने बताया है कि परीक्षाएं 3 चरणों में होंगी। पहले चरण की परीक्षाएं 15 से 18 दिसंबर के बीच चलेगी, जिसके लिए ई कॉल लेटर 11 दिसंबर की शाम 4 बजे से डाउनलोड किया जाने लगा है। इसमें स्टेनो, शिक्षक और अनुवादक जैसे 1,663 पदों के लिए 1.03 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दूसरे चरण की परीक्षाएं 28 दिसंबर से मार्च 2021 के मध्य तक चलेंगी, जिसमें कुल 35,208 पदों के लिए 1.26 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया है। इनमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, क्लर्क के पद हैं। तीसरे चरण में ट्रैक मेंटेनर्स, पॉइंट्समैन और लेवल 1 की भर्ती के लिए परीक्षाएं होंगी। अच्छा जी। हमारी अगली न्यूज़ है। भ्रष्टाचार के मामलों में उम्र कैद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में उम्र कैद की सजा देने और गलत तरीके से अर्जित काला धन और बेनामी संपत्तियां जब्त करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करती है और शुक्रवार को कहा कि कानून बनाना या उसमें संशोधन करना न्यायपालिका का काम नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सभी चीज़ों के लिए कोर्ट आने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आप याचिका में की गई मांगों को देखिए। ये एक प्रकार से देश की सफाई करने की बात करती है। ये सब काम कोर्ट का नहीं है। हालांकि कोर्ट ने भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए टिप्पणी की कि समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है। हर कोई पैसा ले रहा है और ऐसे लोग भी हैं जो पैसे बांट रहे हैं। पीठ ने उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण से संविधान में दिए गए अधिकारों के बंटवारे के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज होते हैं और न्यायपालिका उनकी जांच करती है। ठीक है। हमारी अगली न्यूज़ है। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा जूझ रहे अमेरिका में इस घातक वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की विशेष सलाहकार समिति ने फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है।
अब हमारी अगली न्यूज़ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बाजार में उतारा छोटू। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केट कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने अपने 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर को छोटू नाम से बाजार में उतारा है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा है कि यह छोटा सिलेंडर आईओसी के पेट्रोल पंप, इंडेन एलपीजी वितरकों और किराना स्टोरों पर यह उपलब्ध है। यह केवल पहचान पत्र दिखाकर लिया जा सकता है। आईओसी के चेयरमैन एस एम वैद्य ने एक कार्यक्रम में इसे लॉन्च करते हुए कहा कि यह नया नाम ग्राहकों के बीच पसंद किया जाएगा। अच्छा जी, हमारी अगली न्यूज़ है, सरकार जल्द लाएगी लोक उपक्रम नीति। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जल्द नई लोक उपक्रम नीति लेकर आएगी। इसके तहत सरकार उन रणनीतिक क्षेत्रों के नाम बताएंगी जिनमें सरकारी कंपनियों की संख्या 4 से अधिक नहीं रखने की बात सरकार कह चुकी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत सरकार ने मई में घोषणा की थी कि रणनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम 4 ही केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होंगे। अन्य श्रेणियों में सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। अच्छा जी, एक और न्यूज़ सुन लीजिए। जापान में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी इन दिनों चर्चा में है जिसने 10वीं में ही पढ़ाई छोड़ती सड़कों पर सर्द रातें गुजारी, अब अरबों की कंपनियों का सीईओ बन गया है। फर्श से अर्श तक पहुंचने की यह दास्तां है जापान की राजधानी टोक्यो के रहने वाले 37 साल के तेई कोबायाशी की। तई तई कोबायाशी की 10वीं में पढ़ाई छोड़ने के बाद उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। तब उसकी उम्र 17 साल थी। उसके बाद उसने एक म्यूजिक बैंड में काम और करीब 1.5 साल तक फुटपाथ पर रातें गुजारी। उसी समय करीब 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी सन एस्टेरिस्क में उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। इस नौकरी के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी परीक्षा लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कर्मचारियों को तैयार करती थी। उसकी कंपनी नए उत्पाद शुरू करने और उत्पाद के डिज़ाइन में दूसरी कंपनियों को सर्विस मुहैया कराती है। धीरे धीरे वह कंपनी का सीईओ बन गया। जापान स्टॉक एक्सचेंज में इसी साल उसकी कंपनी सूचीबद्ध हुई थी। तब से उसके शेयर के भाव 3 गुना बढ़ गए। कंपनी में उसके 7.9% शेयर है जिनकी कीमत इस समय $7.1 करोड़, लगभग 525 करोड़ रुपए है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन हुआ है तो चलो अप्रिशिएट करो। अच्छा जी, हमारी एक और नई न्यूज़ है, हांगकांग में मीडिया दिग्गज जिमी लाई पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। कौन पे? जिमी लाई पर। ठीक है। हम्म अगली न्यूज़ है हमारी, हिंद महासागर में रणनीतिक ठिकानों पर कब्जे की होड़। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जे की होड़ चल रही है। आने वाले दिनों में यह होड़ और बढ़ेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत ने वर्चुअल माध्यम से एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुक्रवार को यह बात कही है। ग्लोबल सिक्योरिटी समिट
को संबोधित करते हुए रावत ने कहा है, कौन रावत? बिपिन रावत ने कहा है, इस समय विभिन्न अभियानों के लिए इस क्षेत्र के बाहर के देशों में 120 से ज़्यादा युद्धपात यहाँ तैनात हैं। हम इस क्षेत्र में रणनीतिक ठिकानों और बेस के लिए होड़ देख रहे हैं जो आगे और बढ़ेगी। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, टाइम पत्रिका ने बाइडन हैरिस को चुना पर्सन ऑफ द ईयर। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 2020 मतलब 2020 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। पत्रिका ने दोनों डेमोक्रेट नेताओं को अमेरिकी परिदृश्य को बदलने के लिए अपने सालाना प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना है। टाइम पत्रिका के इस सम्मान की होड़ में कोरोना से अग्रिम मोर्चे पर मुकाबला करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर एंटोनी फासी, मूवमेंट फॉर रेशियल जस्टिस व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी शामिल किया गया था। हालांकि अंतिम सूची में शामिल रहे इन लोगों पर बाइडन और हैरिस को तरजीह दी गई। टाइम ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि अमेरिकी कहानी को बदलने और यह जाहिर करने के लिए कि सहानुभूति की ताकत विभाजन की उग्रता से ज़्यादा बड़ी होती है। इन्हें भी टाइम का सम्मान मिला है। कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ एरिक युआन बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड बीटीएस इंटरटेनर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का इन्हें सम्मान मिला है। किसने दिया है? टाइम पत्रिका ने। अच्छा, भारतवंशी राहुल बने टाइम के हीरो। टाइम पत्रिका के हीरोज ऑफ 2020 में भारतीय मूल के राहुल दुबे को भी शामिल किया है। उन्होंने गत जून में वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने घर में 70 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को शरण दी थी। ये लोग अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पत्रिका ने राहुल के इस काम की तारीफ की है। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, भारत में सूखे की आधी घटनाएं उत्तरी अटलांटिक वायु प्रवाह के कारण। भारत में पिछली सर्दी ग्रीष्मकालीन मानसून मौसम के दौरान सूखा पड़ने की लगभग आधी घटनाएं संभवतः उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की वायुमंडलीय गड़बड़ियों की वजह से हुई। यह बात भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के पर्यावरणीय एवं समुद्री विज्ञान केंद्र सीएओएस द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में कही गई है, जो शोध पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुआ है। वार्षिक भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर 1 अरब से अधिक आबादी निर्भर है, जिसमें जून से सितंबर के बीच देश में अच्छी खासी बारिश होती है। जब यह मानसून विफल होता है तो देश के अधिकांश हिस्सों में सूखा पड़ता है, जिसकी सामान्य वजह बार बार होने वाले जलवायु घटनाक्रम अल नीनो को बताया जाता है, जिसमें भूमध्यवर्ती प्रशांत महासागरीय गर्म जल नमी से लैस बादलों को भारतीय उपमहाद्वीप से दूर खींच लेता है। नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत में पिछली सदी में सूखा पड़ने की 23 घटनाओं में से 10 तब हुई जब अल नीनो मौजूद नहीं था। तब सूखा पड़ने की इन घटनाओं का कारण
क्या हो सकता है? आईआईएससी के अध्ययन में कहा गया कि सूखा पड़ने की ये घटनाएं अगस्त के अंत में बारिश में अचानक अत्यधिक कमी आने की वजह से हुई है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट ही न्यूज़ है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अल नीनो का बताया गया है। अल नीनो जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तन कर देता है, जो उत्तरी अटलांटिक में वायु प्रवाह का कारण बनता है, जिससे भारत में क्या कहते हैं, सूखा पड़ने की आशंका होती है, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि सूखा पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, हमारी अगली न्यूज़ है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलने की घोषणा हुई है आज ही के दिन, मतलब 12 दिसंबर को 1911 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अगस्त 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने लंदन भेजे एक खत में दिल्ली को राजधानी बनाने की बात कही थी। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे याद रखिएगा। आज ही के दिन, मतलब 12 दिसंबर 1911 में, ठीक है। मार्कोनी ने पहली बार अटलांटिक महासागर के आर पार रेडियो सिग्नल भेजे। 12 दिसंबर 1901 में गुलियल्मो मार्कोनी ने अटलांटिक महासागर के आर पार रेडियो संदेश भेजे थे। इस इंग्लैंड के तट पर स्थित पोल्डू से कनाडा के सेंट जोन्स शहर के पास स्थित टीले पर भेजा गया। इस सफल प्रयोग के बाद 1909 में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अच्छा, एक और अच्छी न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये भी पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि ये एक एक्टर है, लेकिन ये पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो इसलिए आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है। फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर थे रजनीकांत। 12 दिसंबर 1950 को अभिनेता रजनीकांत का जन्म बेंगलोर, जो अब बेंगलुरु है, में हुआ, मतलब अभी तो ये है इसलिए सॉरी, हुआ। असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। 1973 में मद्रास फिल्म इंडस्ट्री सॉरी 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 फिर से पढ़ूंगी मैं, फिर से रिपीट करूंगी कि 12 दिसंबर 1950 को अभिनेता रजनीकांत का जन्म बेंगलोर, जो अब बेंगलुरु है, में हुआ। असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय में डिप्लोमा किया। स्टार बनने से पहले बस कंडक्टर रहे। 1975 में तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल से अभिनय करियर शुरू हुआ। कई भाषाओं की फिल्में की, बिल्ला, थलपति, शिवाजी द बॉस, रोबोट आदि प्रमुख फिल्में की। थलाइवा के नाम से जाने जाते हैं। जल्द अपने राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे। आगामी फिल्म रोबोट 2 है। ठीक है, ये किसके बारे में बताया मैंने? रजनीकांत। ठीक है जी। अब हमारी आखिरी न्यूज़ है आज की, क्योंकि ये फिल्म निर्देशक और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे दिल का दौरा पड़ने पर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत में काफ़ी सुधार है, वह अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई है। सर्जरी के बाद रेमो का आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि ये बात बतानी आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पूछ लिया जाता है, और ये अभी नए नए बने हुए हैं कोरियोग्राफर है, नए नए तो नहीं बने हुए हैं, बहुत टाइम हो गया, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है ना, क्योंकि थोड़ी सी एक न्यूज़ और बता देती हूँ मैं
चलिए, जर्मनी में किसानों का प्रदर्शन, पर्यावरणीय मानकों के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जर्मनी के केसिन में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया है। ठीक है, तो ये है आज की हमारी आखिरी न्यूज़ जर्मनी वाली। ठीक है, तो अगर आपको हमारी हमारी सॉरी अगर आपको हमारी न्यूज़ जो मैं आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करती हूँ, अगर वो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होता ही है। और हमारे चैनल के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन महत्वपूर्ण डेटा को औरों तक पहुंचाएं और उन्हें हमारे चैनल से जोड़ें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हमें सुनने के लिए आपका शुक्रिया। और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।